मित्रों, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री है भी और नहीं भी, और जो मुख्यमंत्री नहीं है वो मुख्यमंत्री है भी, यानी अस्थायी मुख्यमंत्री और एक्चुअल मुख्यमंत्री दोनों के बीच का द्वंद्व देखते हुए दिल्ली की जनता के मन में कई प्रश्न तो उठ ही रहे थे। अब संवैधानिक व्यवस्थाओं और कानूनी दृष्टि से भी प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। दिल्ली के सो कॉल्ड एक्चुअल मुख्यमंत्री, जो वास्तविक अर्थों में फेडरल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, जो नित्य प्रति कार्य करने की बजाय उठकर एक सवाल पूछने लगते हैं, जबकि वो भारत के इतिहास की सबसे शक्तिशाली, संख्या की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली सरकार उनके पास है, उसके बाद भी वो सवाल पूछते हैं। मगर आज कुछ बहुत गंभीर प्रश्न इस विषय के ऊपर उठकर खड़े हुए हैं कि जो सीएजी रिपोर्ट्स थी, आपको पता है कि सरकार के आर्थिक आय व्यय का मूल्यांकन सीएजी, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा किया जाता है, राज्यों में भी और केंद्र में भी। मगर यह एक बड़ी विचित्र बात है कि स्वघोषित कट्टर ईमानदार एक संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा अपने सरकार के कार्यों की आर्थिक समीक्षा को न सिर्फ होने देते नहीं देते, नकारते हैं और सदन के पटल पर रखना नहीं चाहते हैं। और इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी, जो प्राप्त सूचना है मीडिया में, उसके अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन यूज किया है कि दिल्ली गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग इट्स फीट, यानी अपने कदम खींच रही है इन प्लेसिंग द सीएजी रिपोर्ट, अर्थात दिल्ली की सरकार सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने से कदम पीछे खींच रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। द एग्जैक्ट वर्ड इज द दिल्ली गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग इट्स फीट इन प्लेसिंग द सीएजी रिपोर्ट इज अनफॉर्चुनेट। तो मुझे लगता है कि अब यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सिर्फ विकास कार्यों में नहीं दिख रही है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सिर्फ पर्यावरण में, सड़कों पे, जल भराव में और सरकारी व्यवस्थाओं में ही नहीं दिख रही है, संवैधानिक व्यवस्था में भी अब यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दिखने लगी है। इससे पूर्व करीब अक्टूबर के महीने से लेकर आज तक तकरीबन 1 दर्जन सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, जो आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट्स हैं दिल्ली सरकार की, जिसे कि दिल्ली के विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया है, जिसको लेकर प्रश्न पूछे गए हैं और न्यायालय के द्वारा भी यह प्रश्न उठाए गए। और बहुत मजेदार बात यह है कि स्वघोषित कट्टर ईमानदार के द्वारा संचालित सरकार में दिल्ली के विधानसभा सेक्रेटेरिएट ने 11 जनवरी को, इसी 11 जनवरी 2025 को यह कहा है, देयर इज नो यूज ऑफ टेबलिंग द रिपोर्ट्स, यानी कोई आवश्यकता नहीं है रिपोर्ट्स को टेबल करने की। जबकि हमारे 7 विधायकों ने इस विषय को लेकर लिखित प्रतिवेदन विधानसभा अध्यक्ष को दिया कि जो जो सरकार की आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट्स आ रही हैं उन्हें सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा जा रहा है। मगर मैंने कहा ना, स्वघोषित कट्टर ईमानदार अपनी सरकार की आय व्यय का लेखा रखने को आवश्यक नहीं मानते, जबकि न्यायालय उसको दुर्भाग्यपूर्ण मान रहा है। इससे यह साफ हो जाता है कि ये एनार्किस्ट तो है ही, यह आपदा तो थी ही, आर्थिक आपदा भी है, राजनीतिक आपदा भी है, विकास की आपदा के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी की सरकार में संवैधानिक आपदा भी है। Their anarchist character is now pervading in the constitutional institution and constitutional procedures which are very much required for proper functioning of a government. आप स्वयं सोचिए, यदि सरकार की आर्थिक आय व्यय की समीक्षा को सार्वजनिक ही नहीं करना चाहेगी सरकार, तो क्या यह अपने आप में एक बहुत बड़ी संवैधानिक चुनौती नहीं है? और मजे की बात यह है कि जो अपनी सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पे नहीं रखते, वो हर बात पे आके सवाल पूछते हैं।
सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपकी हैं। वैसे तो मेरे विचार से अस्थायी मुख्यमंत्री नहीं, सरकार ही अस्थायी है, जो कि अब चंद दिनों की मेहमान है। परंतु उसके बाद आप आकर सवाल नहीं पूछते, सवाल ही पूछते रहते हैं, जवाब नहीं देते। चलिए, राजनीतिक जवाब मत दीजिए, वो तो आपकी स्टाइल और फितरत समझते हैं कि आकर अनेक प्रकार के अनर्गल आरोप और आक्षेप लगाना आम आदमी पार्टी की फितरत है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपकी संवैधानिक अपरिहार्यता है, जो आपका संवैधानिक कर्तव्य है, उसका आप जवाब देने से कब तक बचने का प्रयास करते रहेंगे, यह मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि यह संगति का असर भी हो सकता है। जैसे जब से ये लोग कांग्रेस से साथ गए थे, तो भले ही साथ में गए, अलग हो गए, मगर वायरस तो साथ में लेके आ ही गए। तब ये लोग आरोप लगाते थे ना कि कांग्रेस में पीएम तो है, पर एक सुपर पीएम भी है। तो आज वही रोग इनके अंदर आ गया, एक सीएम तो है, एक सुपर सीएम भी है। तो जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी सदन के पटल पे बोला था, जब उनसे जवाब पूछे जाते थे कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली, मगर ये तो खामोश रहने वाले हैं ही नहीं, ये तो हल्ला मचाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आज केजरीवाल जी जो करने का प्रयास कर रहे हैं, वो शायद ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि 100 जवाबों से अच्छा है मेरा ये बवाल, जो रोज आकर कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। 100 जवाबों से अच्छा है मेरा ये बवाल, ताकि आर्थिक घोटाले के हर पहलू से बचते रहें केजरीवाल। तो इसलिए हम उनसे साफ साफ पूछना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जवाब दे कि उसने अनेकानेक सीएजी की रिपोर्ट्स क्यों नहीं सदन के पटल पर रखी, और यदि उनके सेक्रेटेरिएट ने लिख के दिया है कि इट इज ऑफ नो यूज, तो कृपया वह आके साफ स्पष्ट करें कि संवैधानिक अपरिहार्यता को पूरा करने न के पीछे नो यूज कहना, उसकी उपयोगिता न कहना कि आपने को संविधान से ऊपर समझना है या नहीं। आप सीएम से ऊपर तो अपने को समझ रहे हैं, ये समझ सकते हैं, पर अब लग रहा है आप अपने को संविधान से भी ऊपर समझ रहे हैं। नहीं, वो कई बार होता है, आपने देखा होगा, जब आदमी दारू के नशे में ज्यादा होता है तो वो दिखाने की कोशिश कुछ और करता है और अंदर से कुछ और हो जाता है। इसलिए वो जितना भी स्वांग रचने का प्रयास करें, परंतु दिल्ली की जनता अब उस हकीकत को समझ चुकी है। मुझे लगता है जैसे आतिशी जी स्वयं एक मुखौटा हैं, वैसे आतिशी जी का एक कृत्य भी उस मुखौटे के ऊपर एक और मुखौटा है। तो एक चेहरे पे नए चेहरे लगा लेते हैं लोग। कितने चेहरे हैं इस चेहरे के पीछे, ये अब दिल्ली की जनता समझ रही है। या फिर कोई डर है आम आदमी पार्टी में कि कलह खुल जाएगी? इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि अगर कोई सरकार ये कहे कि उसे रिपोर्ट रखने में हिचक है या उससे बचने का प्रयास करे, और फिर न्यायालय की टिप्पणी होने के बाद भी वो उससे बचाव की गुंजाइश करे, तो मुझे ये साफ समझ में आ जाता है और दिल्ली की जनता को बहुत साफ समझ में आता है कि इसका मतलब कुछ न कुछ बहुत गहरा काला है। परंतु उन्होंने जो कारनामे कर रखे हैं, वो कितना भी बचाव कर लें, वो छुपने वाले नहीं है, क्योंकि कारनामे सीएजी की रिपोर्ट के बियॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं। बस सीएजी की रिपोर्ट से सदन के पटल पे दिखेंगे। एक कहावत होती है, शायद आप लोगों ने सुना हो, कि नेहुरे नेहुरे कहूं ऊंट की चोरी। इसका मतलब झुकते झुकाते ऊंट की चोरी नहीं की जा सकती है। आज केजरीवाल जी वही करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बताइए, इनकी घोषणा क्या कहा जाए तो शुरू में कहे थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सारी संसद चोर है, गाली गलौज की भाषा दिए थे, फिर बच्चों की कसम भी खा दिए थे। मतलब समझ में नहीं आता है कि इनकी किसी बात पर भरोसा करना चाहिए क्या। तो मुझे लगता है कि जब वो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं तो वो स्वयं अपने अतीत को स्मरण करने लगते हैं। और राजनीति में यदि आज क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी उत्पन्न हो गई है, अविश्वसनीयता का संकट, तो उसके मूर्तिमान स्वरूप श्री अरविंद केजरीवाल है। इफ देर इज एन परसेप्शन इन द पीपल दैट देर इज ए क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन पॉलिटिक्स, then the embodiment of that crisis of credibility is nothing but Shri Kejriwal himself. देखिए, मुझे लगता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, यह आम आदमी पार्टी के कृतित्व से साफ दिखाई पड़ता है। और इस प्रकार की भाषा प्रयोग करना संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के लिए और स्वयं अपने आचरण में, तो हम पूछना चाहते हैं ना, आप क्यों नहीं सच बोल रहे हैं? सीएजी की रिपोर्ट रख दीजिए, यह तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है। और नहीं है तो आप आकर बोल दीजिए। आप यही देखिए, सच और झूठ में तो एक ही बात कहना चाहूंगा, ये भारत के इतिहास के इकलौते सरकार है
जिसने एक शराब घोटाला किया और फिर यह कहा कि नहीं हमारी नीति तो एकदम सही थी, और फिर उसके बाद उसको विड्रॉ भी कर लिया। अच्छा, विड्रॉ कर लिया तो बात खत्म कर देनी चाहिए। फिर आपने देखा होगा दर्जनों बार, मैं खुद भी रहा हूं उन डिबेट्स में, कि इनके लोगों ने आके उसी शराब घोटाले को डिफेंड भी किया है। मतलब आपने अद्भुत उदाहरण नहीं देखा होगा ऐसा कि कोई सरकार एक पॉलिसी बनाए, सीबीआई की जांच शुरू होते ही वो पॉलिसी को विड्रॉ भी कर ले और विड्रॉ करने के बाद भी उसको डिफेंड करे। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप कितने भी जवाब देने से बचने की कोशिश करें, परंतु भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पे आपसे सवालों का सीधा जवाब चाहती है। शिक्षा घोटाले पर आपका जवाब चाहिए, शराब के घोटाले पर आपका जवाब चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले पर आपका जवाब चाहिए, एंड एबव ऑल यू कैन से द म्यूजियम ऑफ योर करप्शन, शीश महल, उसके ऊपर भी आपका जवाब चाहिए। इन चारों से बचने का कितना भी प्रयास कर लीजिए, मगर ये वो सच है जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हां, ये मीडिया में आज ये रिपोर्ट आई है कि 2023 के मुकाबले 2024 में 28% कमी आई है, और उसका कारण यह माना जा रहा है कि लोगों को लगता है कि वहां की गुणवत्ता और दवाइयों की गुणवत्ता उन्हें संदिग्ध लगती है। पूर्व में भी आपको याद हो, एक रिपोर्ट ऐसी आई थी कि एक जगह पे तो मोहल्ला क्लिनिक में 539 लोगों का एक दिन में डिस्पोजल हुआ था, जबकि मोहल्ला क्लिनिक का समय है 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, अर्थात 4 घंटे मिनट होते हैं 240 मिनट। अब 240 मिनट में अगर आपने 539 लोगों को निपटा दिया है, मतलब निपटा दिया शब्द के लिए इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, इसका मतलब 20 से 25 सेकंड के अंदर उन्होंने मरीज को देख भी लिया, उसका परीक्षण कर लिया, उसका डायग्नोसिस भी कर दिया और दवाई के लिए उसकी व्यवस्था भी कर दी। मुझे लगता है कि अभी गूगल ने दावा तो किया है कि क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है, मगर केजरीवाल जी जो अत्यंत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनका कंप्यूटर मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही तेज है। तो जैसे वो कहते थे ना, चाचा चौधरी का दिमाग बहुत तेज चलता है, तो यहां पर केजरीवाल जी का दिमाग तो तेज चल रहा है, मगर वो ध्यान ही नहीं रख पा रहा है कि आंकड़े उससे मैच नहीं खा रहे हैं। तो इसमें मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले तथ्यों और आर्थिक आंकड़ों के आधार के ऊपर बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। देखिए, बड़ी मजेदार बात यह है कि घुसपैठ के ऊपर अभी तक जवाब न देने वाले लोग, जिन्होंने एलानिया, उनके विधायकों का लेटर हेड अवेलेबल है, मोहिंदर गोयल जी का, और एक मामले में जय भगवान जी का, यानी विधायक। और एक और बात कह दूं, याद करिए मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, उनके बाकायदा टीवी पे बोला शाहीन बाग मेरे दिल में है। तो घुसपैठियों को वोटर बनाने की जो षड्यंत्र है, उसके ऊपर जो जो पर्दाफाश होता चला जा रहा है, त्यों त्यों उनकी छटपटाहट इस ढंग के आरोपों और प्रत्यारोपों में उभर कर सामने आ रही है। कहां मैं इस रूप में देखता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रामाणिकता के साथ और जिस दक्षता के साथ, बाय विच क्रेडिबिलिटी एंड बाय विच डेक्सटेरिटी ही हैज परफॉर्म, तो मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति यदि राजनैतिक पूर्वाग्रह और दुराग्रह से हटकर देखेगा तो वो प्रशंसा ही करेगा, प्रशंसा के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। तो मैं मानता हूं कि वो एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, क्योंकि हो सकता है उमर अब्दुल्ला जी अभी तक सरकार में नहीं थे, अब जब सरकार में आता है व्यक्ति तो फिर उसको सब दिखाई पड़ता है कि पिछले समय में जम्मू कश्मीर में कितने कितने काम हुए, तो हो सकता है वो उन तथ्यों के आधार पर सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति आ गई। अब रही बात सामना का, तो मुझे लगता है अब सामना को हकीकत का सामना हो रहा है कि इंडी गठबंधन, जो कि परस्पर विरोधी विचारों, स्वार्थ और एक दूसरे से को जब बुलाता था, तो जानते कैसे बुलाता था? उनको समझना चाहिए कि जब कांग्रेस ने बुलाया था, संजय राउत जी को समझना चाहिए, वो वैसे ही बुलाया था जैसे अफजल खान ने शिवाजी को बुलाया था मिलने के लिए। तो अफजल खान का कद तो बड़ा लंबा चौड़ा था, शिवाजी छोटे कद काठी के थे, मगर वो समझदार बहुत थे और उन्होंने युक्ति से अफजल खान को निपटा दिया था। मगर ये शिवसेना यूबीटी वाले शायद वो समझ ही नहीं पाए और जाकर गले मिल लिए। अब गले मिलने के बाद उन्हें समझ में आ रहा है कि गला दब रहा है, तो इसलिए उस दबे हुए गले की छटपटाहट इन भाषाओं में, इन वाक्यों में उभर कर सामने आ रही है। आज डॉलर, भैया बहुत बढ़िया आपने बात कही है। कांग्रेस वालों से मैं पूछना चाहता हूं, मेरे भाई, किस जमाने में आप जी रहे हो? मैं जस्ट पहले एक सेंटेंस कोट करता हूं। अभी आपने देखा
कि अमेरिका से बयान आया था कि अगर डी डॉलराइजेशन करने का प्रयास होगा तो अमेरिका उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। दुनिया बदल रही है, अब डॉलर के बियॉन्ड इकोनॉमी जा रही है। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, आज तक बताएं कभी पिछले 50-60 साल में डी डॉलराइजेशन का इश्यू आया हो? आज हमारा सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का जो इंपोर्ट है वो ऑयल में होता है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा हम रशिया से कर रहे हैं, रूपी रूबल में। इसीलिए भारतीय करेंसी यूरो के मुकाबले मजबूत है, स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले मजबूत है, जापानीज येन के मुकाबले मजबूत हो रही है, सिंगापुर डॉलर के मुकाबले मजबूत है और चाइनीज करेंसी के मुकाबले मजबूत है। डॉलर की अपनी कुछ समस्याएं हैं और फिर भी मैं ये चूंकि चीन के प्रति बड़ा अनुराग है ना इन पे, तो इनको बताना चाहता हूं, जब आपकी सरकार थी 2013 में, तो जो चाइना का फॉरेन का जो रिजर्व था उसमें फॉरेन ट्रेड 84% होता था डॉलर में। अब चाइना कर रहा है 44% डॉलर में, भारत करता था 100% डॉलर में। अब हम मेजर हिस्सा बगैर डॉलर के कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, अमा मियां, वो जमाने चले गए जब रुपया डॉलर की लैला हुआ करता था, मतलब एक बेत पड़ता था और निशान यहां पड़ जाता था, विकैरियस इफेक्ट जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं। मगर कांग्रेस वाले उस विकैरियस इफेक्ट से आज तक नहीं निकल पा रहे हैं। एक बयान अमेरिका में आता है और इनकी पीठ के ऊपर वो बेत छपा हुआ नजर आ जाता है। तो थोड़ी नई आर्थिक परिदृश्य को समझने का प्रयास करें।